अब नेक्स्ट हम देखेंगे अंग्रेजों का पंजाब के साथ संघर्ष। धीरे धीरे अंग्रेज क्या, देखो हमने मैसूर के बारे में देख लिया, मराठों के बारे में देख लिया, तब धीरे धीरे अंग्रेज क्या हुए, अब प्रमुख शक्ति के रूप में अंग्रेजों से बाहर कौन रह गया था, अब पंजाब ही रह गया। तब निर्णायक रूप से इसके विरुद्ध क्या करेंगे, अंग्रेज संघर्ष करेंगे। तो अफगानिस्तान के शासक ने रणजीत सिंह को पंजाब का गवर्नर बनाया था। ये कौन था अफगानिस्तान का शासक, देखो अफगान शासक था जैसे अहमद शाह अब्दाली, उसका पोता था अपने जमान शाह। तो जमान शाह जो कि काबुल का शासक था, उसने क्या किया था, इस क्षेत्र के अंदर आक्रमण किया था, पंजाब वाले क्षेत्र में उन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था। लेकिन जो इस आक्रमण के क्रम में जब वो वापस जा रहा था तो उसकी कुछ तोहफे वो चिनाब नदी के अंदर गिर गई थी। तो उन जो चिनाब नदी में जो तोहफे गिरी थी, उन तोहफों को रणजीत सिंह ने निकलवा करके वापस जमान शाह के पास भेज दिया था। इसके बदले में जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी और लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दी, और साथ में इन जो प्रांतों का क्या कर दिया, रणजीत सिंह को अपना गवर्नर बना दिया था। रणजीत सिंह सतलुज नदी के पूर्व में स्थित प्रांतों पर अधिकार करना चाहता था, जबकि इस क्षेत्र पर अंग्रेज, यानी देखो सिखों की जो 12 शाखाएं थी, इसमें जो जिसे 12 मिसल कहते हैं, अलग अलग मिसलें थी, जिसमें कुछ मिसलें सतलज के पश्चिम की ओर थी और कुछ पूर्व की ओर थी। तो ना सतलज नदी इनके बीच में क्या कर रही थी, बंटवारा कर रही थी। तो लेकिन सतलज के जो पश्चिम की ओर स्थित जो जितनी सिख मिसलें, उन पर तो क्या किया था, रणजीत सिंह ने अधिकार कर लिया था। और लेकिन जो सतलज नदी के पूर्व की ओर स्थित जो मिसलें थी वो उनसे अलग थी, और जिससे सिख सतलज के नाम से जाना जाता है, और जिन पर जब अधिकार करने का प्रयास रणजीत सिंह ने किया तो अंग्रेजों ने उसे क्या कर दिया, रोक लिया। क्योंकि जो पूर्व की ओर स्थित जो ये मिसलें थी, उन्होंने अंग्रेजों से क्या की, अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी। हालांकि रणजीत सिंह ने इन पर आक्रमण करके जैसे फरीदकोट है, मलेरकोटला है आदि, अंबाला आदि जीत लिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, अंग्रेजी दबाव के कारण रणजीत सिंह को क्या किया, अंग्रेजों से एक जो अमृतसर की संधि 1809 में करनी पड़ी थी। कब हुई थी, फरवरी 1809 में डॉक्टर लोनी ने सतलज के पूर्वी प्रदेशों पर अंग्रेजी नियंत्रण की क्या कर दी थी, घोषणा कर दी थी। और कहा कि लाहौर की ओर से कोई आक्रमण हुआ तो उसे कैसे, सैनिक बल से रोका जाएगा, यानी उसे ताकत के साथ दबाया जाएगा। क्योंकि इससे पहले देखो अंग्रेजों की स्थिति कमजोर थी। क्यों, एक तरफ तो उन्हें नेपोलियन और दूसरी तरफ जो रूस का जार था अलेक्जेंडर, दोनों के बीच में संधि हुई थी, उससे दोनों तरफ से भारत के ऊपर आक्रमण का उन्हें खतरा था। इस कारण वो जो रणजीत सिंह के साथ में उतनी जो दृढ़ता नहीं दिखा पा रहा था। लेकिन बाद में जब इन दोनों के बीच में संघर्ष हो गया, या दोनों के आक्रमण का भय जब खत्म हो गया भारत के ऊपर, तब इस समय यहाँ का जो अंग्रेज सार्ड मेडकॉप था, उसने रणजीत सिंह के साथ दबाव डाल करके क्या की थी, इनके ऊपर संधि करवाई थी। महाराजा ने मात खाई। इस समय देखो संघर्ष हुआ, और हालांकि संघर्ष नहीं हुआ लेकिन फिर भी मात, मतलब इसमें महाराजा को अंग्रेजी बातें स्वीकार करनी पड़ी, और जो सिख सतलज का प्रदेश था उस पर अपने जो अधिकार है वो त्यागने पड़े। और 25 अप्रैल 18, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, इसे ध्यान रखना, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को रणजीत सिंह व अंग्रेजों के मध्य कौन सी संधि हुई थी, अमृतसर की संधि हुई थी, जिसने सतलुज नदी के पूर्वी तट के राज्यों पर अंग्रेजी नियंत्रण स्वीकार कर लिया। तो ये मात ऐसे खाई क्योंकि इससे जो रणजीत सिंह है उसकी क्या हो गई थी, कमजोर, अंग्रेजों के सामने रणजीत सिंह की क्या हो गई थी, कमजोरी दृष्टिगत हो गई थी। नेक्स्ट देखिए, रणजीत सिंह के समय तक अंग्रेजों के साथ में क्या थे, संबंध शांतिपूर्ण रहे, यानी दोनों के बीच में रणजीत सिंह इतना कमजोर भी नहीं था कि वो अंग्रेज उसे प्रत्यक्ष संघर्ष के अंदर पराजित कर सके। तो इस कारण दोनों के बीच में, हालांकि रणजीत सिंह को भी ये पता चल गया था कि वो अंग्रेजों की दृष्टि से, अंग्रेजों के मुकाबले उसकी ताकत इतनी नहीं है कि वो क्या करें, अंग्रेजों को पराजित कर सके। तो इस तरीके से दोनों ही पक्ष एक दूसरे की कमजोरी इस समय जानते थे, इस कारण संघर्ष नहीं हुआ था। और जो अमृतसर की संधि हुई थी उसके कारण दोनों के बीच में शांति बनी रही थी। 27 जून 1839 को रणजीत सिंह की क्या हो गई, मृत्यु। इसी मृत्यु के बाद उनके सरदारों की महत्वाकांक्षा और स्वार्थ के कारण दरबार में क्या हो गई थी, दलबंदी प्रारंभ हो गई थी। इस समय फिर उनका पुत्र खड़क सिंह शासक बना। हालांकि फिर दो गुट बन गए थे, सीनवालिया और डोगरा गुट, दोनों के बीच में संघर्ष चला। इसी कारण फिर खड़क सिंह को कैद करके नौनियाल सिंह को शासक बनाया गया। फिर रानी जिंदन कौर प्रमुख संरक्षिका बनी। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये संघर्ष जो आपसी गुट के अंदर जो सिख है आपस में संघर्ष करने लगे। खड़क सिंह राजा बना लेकिन वह कुशल प्रशासक नहीं था, जिसमें
दरबार में डोंगरा बंधुओं का क्या हुआ था, हादसे से बन गया, जिसमें देखो मैंने आपको कहा था दो गुट थे, सीनवालिया और डोंगरा गुट। तो प्रारंभ के अंदर क्या हुआ था, सीनवालिया गुट ने जो इसको क्या कर दिया, जेल में डाल करके नौनिहाल सिंह को क्या बना दिया था, शासक बना दिया था। लेकिन जैसे ही खड़क सिंह की मृत्यु के बाद नौनिहाल सिंह लौट आ रहा था वापस, तो क्या हुआ था, उसके ऊपर भी जो द्वार कोष्ठक है, वो द्वार कोष्ठक की सतीरी गिर करके वो उसके भी क्या होगी, मृत्यु। और इस मृत्यु के बाद में नौनिहाल सिंह ने किसको किया, सॉरी अपने जो सीन वाले गुट है उसने क्या किया था, रानी जो चांद कौर थी उसको समर्थन दिया था। और इधर फिर डोंगरा गुट ने क्या किया था, शेर सिंह को शासक बना दिया। और बाद में शेर सिंह की सीन वालिया गुट की जो अजीत सिंह थे उन्होंने हत्या कर ली। और हत्या के बाद में फिर दिलीप सिंह को महाराजा बनाया गया और जिंदन कौर को उनकी सरकसी का। तो इस तरीके से ये संघर्ष आपसी संघर्ष के अंदर बढ़ गया। और बाद में जो शासन की सत्ता है वो मुख्य रूप से लाल सिंह और तेजा सिंह के नेतृत्व में आ गई, जिन्होंने सिखों के साथ में क्या किया था, बहुत ही धोखा किया था। ये दोनों ही अंग्रेजों से मिले हुए थे। और अंग्रेजों ने क्या किया, इस अराजकता का लाभ, जब घर में आपसी लड़ेंगे तो क्या होगा, तीसरा लाभ उठाएगा। इसका लाभ उठाया और ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि दोनों के बीच में युद्ध हो गया। अंग्रेज भी चाहते थे, इस कारण अंग्रेजों ने भी सिखों को अपने विरुद्ध भड़काया। और इधर लाल सिंह है और ये जो रानी जिंदन है, इन्होंने भी सिखों पर अपना प्रभाव कम होता देख करके सिखों को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काया था। प्रथम आंग्ल सिंह संघर्ष या प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के यहाँ प्रथम अंग्रेज सिख संघर्ष। तो इस समय देखो स्थिति क्या थी, बहुत ही कमजोर थी इसकी सिखों की। धीरे 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 स्थिति अब कमजोर होती चली जाएगी। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और अंग्रेजों की फूट ढल और राजकरों की नीति से ही प्रथम अंग्रेज सिख संघर्ष क्या हुआ था, वो प्रारंभ हुआ था। प्रथम मुठभेड़ के बाद 13 दिसंबर 1845 को लॉर्ड हार्डिंग ने सिखों के विरुद्ध क्या कर दी थी, युद्ध की घोषणा कर दी थी। हालांकि देखो धीरे धीरे छोटा बहुत जो गुटबंदी अराजकता जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, तो वही सारी कारण इसके लिए जिम्मेदार थे। और 13 दिसंबर 1845 को दोनों के बीच में क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। 10 फरवरी 1846 को सबराव के युद्ध में सिखों की क्या हुई थी, निर्णायक। इस संघर्ष के अंदर कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुई थी, कुल 5 लड़ाइयाँ हुई, जिसमें 4 जैसे मुदकी है, फिरोज शाह है, इसके अलावा बदवाल है, फिर है आलीवाल। ये जो 4 लड़ाइयाँ हुई थी, ये 4 लड़ाइयाँ उतनी निर्णायक नहीं थी, यानी इन लड़ाइयों से कोई निर्णय नहीं हो सका कि कौन विजयी हुआ और कौन नहीं हुआ। अंतिम जो लड़ाई हुई थी, 5वीं लड़ाई हुई थी सबरावकल की। ये लड़ाई हुई थी 10 फरवरी 1886 को, सबरावकल की लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में निर्णायक रूप से सिखों की क्या हुई, हार, क्योंकि उसके प्रमुख जो उसका वजीर या मुख्य सेनापति था लाल सिंह और तेजा सिंह, दोनों ने क्या किया था, सिखों के साथ में विश्वासघात किया था। और विश्वासघात करके ये अंग्रेजों के साथ मिल गई। इसी विश्वासघात के कारण क्या हुआ था, यह इनकी महाराजा दिलीप सिंह की क्या हो गई थी, हार हुई थी। और इसके बाद में क्या हुआ था, 13 फरवरी 1846 को अंग्रेजों ने लाहौर पर क्या कर लिया, अधिकार। और 1 मार्च 1846 को लाहौर की संधि संपन्न हुई थी। तो 1 मार्च 1846 को लाहौर की संधि, ध्यान रखना। इस युद्ध के बाद 2 संधि होगी, एक लाहौर की संधि और एक भैरवाल की संधि। अब देखो लाहौर की संधि में शर्तें क्या थी, जिसमें जालंधर दोहाब अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। कौन सा, जालंधर का दोहाब का क्षेत्र है वो अंग्रेजी राज्य के अंदर सम्मिलित कर लिया गया था। और 1,50,00,000 राशि क्षतिपूर्ति के रूप में सिखों को अंग्रेजों को देनी थी। तो अब इसके लिए क्या किया गया, जब ये राशि इनको नहीं दी, इस राशि को कुछ टुकड़ों के अंदर बांट दिया गया। जैसे कि 50 लाख रुपए इनको सिखों को रोकड़ देने थे, जबकि जो 1 करोड़ रुपए का कश्मीर और हजारा का प्रांत वो अंग्रेजों को देना था। जिसमें कश्मीर का क्षेत्र अंग्रेजों ने 1 करोड़ में किसे दे दिया था, जो डोंगरा सरदार था गुलाब सिंह, उसको बेच दिया था। तो इस तरीके से इनको सिखों को आपस में ही तोड़ दिया था। इसके अलावा सिखों की सेना इस समय सीमित कर दी गई थी। और दिलीप सिंह को हालांकि महाराजा स्वीकार किया गया था। रानी जिंदा को भी क्या किया था, संरक्षण रहने दिया गया था। लाल सिंह को वजीर स्वीकार किया था। और इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त यही थी कि जो सतलज पार के सभी प्रदेश है उन पर इन्होंने, महाराजा ने क्या कर दिया, और उसके उत्तराधिकारियों का क्या कर दिया, वहाँ पर जो अधिकार है उसे इनको छोड़ना पड़ा था। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, हार्डिंग पंजाब प्रशासन पर दिलीप सिंह के वयस्क होने तक अधिकार रखना चाहता था, क्योंकि दिलीप सिंह इस समय छोटा था। अतः
26 दिसंबर 1846 को भैरोवाल की संधि हुई। भैरोवाल की एक पूरक संधि, यानी युद्ध हुआ एक और संधि दो हुई, जिसमें अंग्रेज पंजाब के एक भाग के स्वामी बन गए थे। तो इस भैरोवाल की संधि द्वारा क्या किया था, जो हेनरी लॉरेंस था उसकी अध्यक्षता के अंदर 8 सिख सरदारों की एक परिषद का, ये 8 सिख सरदार कौन, जो अंग्रेजों के समर्थक थे, उनकी एक परिषद बनाई गई थी। और इस युद्ध के इस जो संधि के द्वारा जो क्या क्या हमेशा के लिए लाहौर में एक अंग्रेज सेना रखी गई थी, और जिसका खर्चा किसको देना था, इस लाहौर दरबार को देना था। इसके अलावा यहाँ से जो रानी जिंदा थी उसको पेंशन देकर के उसे बनारस भेज दिया गया था, और जो एक भाग है पंजाब का उस भाग को क्या कर लिया था, अंग्रेजी राज्य के अंदर शामिल कर लिया गया था। अब देखें इनके बीच में दो ही युद्ध हुए थे, ये दूसरा युद्ध देखेंगे। द्वितीय आंग्ल सिख संघर्ष व पंजाब पर क्या करना, अंग्रेजी राज्य का विलय। तो द्वितीय आंग्ल सिख संघर्ष का कारण 1847-48 में अंग्रेजों द्वारा पंजाब में सारे सुधार करना, ऐसे सुधार करना जो किसके थे, सिख विरोधी थी, यानी सिखों के अंदर इन्होंने कुछ काफ़ी सुधार करने का प्रयास किया था। इन सुधारों के कारण क्या था, सिखों के अंदर तो असंतोष व्याप्त हुआ था। फौज से मुक्त किए गए जो गए सैनिकों में भी असंतोष था। तो देखो जो लाहौर की संधि थी, इस संधि के हिसाब से जो क्या कर दी थी, सिख सेना की जो संख्या वो सीमित कर दी गई थी। तो इस सिख सेना की जो संख्या सीमित करने के कारण, जैसे पैदल सेना सिर्फ 12,000 पर ही सीमित कर दी गई थी, तो इस स्थिति के अंदर जो सैनिक बेरोजगार हो गए थे, यानी जिन्हें जो सैनिक सेवा से हटा दिया गया था, तो इस कारण उन सैनिकों के सामने रोजगार की समस्या थी और उनमें असंतोष भी व्याप्त हुआ था। इधर रानी जो जिंदा के अधिकारों को छिन जाना और उसकी बदला लेने की चाहती रानी जिंदा थी, उसे क्या कर दिया, भैरववाल की संधि द्वारा उसे 1.5 लाख रुपए की पेंशन देकर के कहाँ भेज दिया गया, बनारस भेज दिया गया। और बाद में भी वहाँ से क्या किया, इसी षड्यंत्र रचने के आरोप में इस रानी जिंदा को बनारस से क्या, चुनार के दुर्ग के अंदर इसको कैद कर दिया गया, यानी इसको षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया, इसे कैद। इससे भी सिखों के अंदर क्या था, रोष व्याप्त हो गया था। और इधर रानी जिंदा भी बदला लेना चाहती थी, तो इस कारण उसने भी कुछ प्रयास किए थे। इन सारे प्रयासों के कारण इनके बीच में संघर्ष हुआ था। और इधर जो महाराजा दिलीप सिंह है, उसके वैवाहिक मामलों में भी अंग्रेजों ने दखल दिया था। और भी बहुत सारे कारण थे, और मुख्य कारण ये है कि रेजिडेंट का अत्यधिक जो प्रशासन के अंदर आंतरिक हस्तक्षेप बढ़ गया था। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे महाराजा के वैवाहिक मामलों में भी यह हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। और डलहौजी की पंजाब को अंग्रेज, इस समय जो मुख्य रूप से डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट वाला, यानी साम्राज्यवादी, वेलेजली से भी ज़्यादा साम्राज्यवादी चाहत वाला गवर्नर लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर बनकर आया था, और इसी के द्वारा यह संघर्ष प्रारंभ हुआ था। और जो मुख्य रूप से संघर्ष का जो कारण था, वो था मुल्तान का जो गवर्नर था मूलराज। तो मूलराज को क्या किया था, अंग्रेजों ने जो प्रशासन पर नियंत्रण कर दिया, तो उन्हें क्या किया था, एक खास रकम देने का उसे आदेश दिया, जिससे मूलराज सहमत नहीं था। इस कारण मूलराज को हटा दिया गया था मुल्तान के गवर्नर पद के कारण, और वहाँ अंग्रेजों ने अपना क्या कर लिया, अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए थे। इसी से वहाँ की जनता ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। और यही मुल्तान का विद्रोह ही इस संघर्ष का मुख्य रूप से क्या बना था, कारण बना था। तो 10 अक्टूबर 1848 को गवर्नर जनरल डलहौजी ने सिखों के साथ अंतिम युद्ध करने की क्या कर दी थी, घोषणा कर दी थी। जब इधर मुल्तान के अंदर जो विद्रोह की खबर आई थी, तब इसने घोषणा भी की थी लॉर्ड डलहौजी ने कि यदि सिख युद्ध चाहते हैं तो हम उसे विश्वास दिलाते हैं कि हम उनसे युद्ध अवश्य करेंगे। तो इस कथन से सिद्ध होता है कि वो युद्ध के लिए तो अंग्रेज तैयार ही बैठे थे, वो किसी मौके की ही तलाश में थे। तो 13 मार्च 1879 को शेर सिंह, सत्तर सिंह और मूलराज आदि ने सिखों के समर्पण के साथ ही क्या हो गया, ये युद्ध समाप्त हो गया। यानी इस युद्ध के समय भी काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई थी, और आखिर में यहाँ पर भी अंग्रेजों ने क्या किया था, सिखों को तोड़ दिया था, और इसी तोड़ने के कारण ही सिखों की क्या हुई थी, इसमें पराजय हुई थी। तो इसमें तोड़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण 3 लड़ाइयाँ हुई थी। उस 3 लड़ाइयों के बारे में, पहली लड़ाई इसके अंदर हुई थी रामनगर की लड़ाई, उसके बाद हुआ था दूसरी लड़ाई चिनियालवास की लड़ाई। तो इन दोनों ही लड़ाइयों के अंदर सिखों का पलड़ा भारी रहा था, यानी अंग्रेजों को कोई निर्णायक सफलता नहीं मिली थी, बल्कि अंग्रेजों को बहुत सारा इन युद्धों के अंदर नुकसान हुआ था। और बाद में तीसरी लड़ाई थी गुजरात की, जिसे तोपों का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध के अंदर जो सिख सरदार है, उनके विश्वासघात के कारण क्या हुआ था, इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। और लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की एक घोषणा द्वारा पंजाब राज्य का क्या कर लिया था, ब्रिटिश साम्राज्य में इन्होंने मिला लिया था। तो इस तरीके से जो क्या हुआ था,
जो पंजाब का जो स्वतंत्र राज्य है उसका अंत कर दिया था। ये घोषणा क्या थी, उस घोषणा के बारे में थोड़ा बता दो। डलहौजी ने इस घोषणा में क्या कहा था कि पंजाब के राज्य का अंत हो गया, महाराजा दिलीप सिंह के सारे प्रदेश भारत में ब्रिटिश राज्य के अंग हैं। तो इसी तरीके इसी घोषणा से पंजाब राज्य की स्वतंत्रता क्या हो गई, समाप्त हो गई थी। और जो कोहिनूर हीरा है और पंजाब का राज्य दिलीप सिंह और उसका जो संरक्षक परिषद है उसने क्या कर दिया था, ये अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो कैसा लगा ये मेरा प्रयास, कमेंट करके ज़रूर बताएं।